हमारे प्रांत के मंत्री भाई आवाज सिंह जी, उमेश बेनीवाल जी, साथियों, आपका आंदोलन पिछले कई दिन से चल रहा है और आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाई आदेश पत्र आना बाकी रहेगा, तुम्हारी समस्या समाधान हो। पवन कुमार जी का प्रांत में भ्रमण होएगा। मैं एक ही बात मानता हूँ कि इन्होंने पूरे हरियाणा का दौरा बना लिया, 100% आपकी जीत हुई। और भारत के मजदूर संघ के कार्यकर्ता हर जिले के अंदर आपके साथ है। हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारे 5-4 कर्मचारी महेंद्रगढ़ कार्यक्रम मिला। तो साथियों, हम अपनी की बात अलग से भी करेंगे और मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ, ये भारतीय मजदूर संघ है, इसके जो सिपाही हैं वो त्याग, तपस्या और बलिदान से भरे हुए हैं। सरकार की कोई ताकत नहीं कि तुम्हारी समस्या का समाधान ना हो। और भाई पहले मैंने बता दिया कि समाधान तो हो गया, आदेश होना बाकी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरा दाम। ये आप देखिए हरियाणा कलर क्यों नहीं। बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ हमारी आवाज को बुलंद किया। हम सर का बारंबार धन्यवाद करते हैं और इन्होंने सभी साथियों को आश्वस्त किया है कि आपकी जो मात्र मांग, एकमात्र मांग 35,400 जल्दी पूर्ण करवाई जाएगी। अब मैं जो इस पूरे प्रोग्राम की जो मेन सम्मानीय जो महानुभूति बैठी है, उनको बुलाने से पहले मैं 2 लाइनों के साथ उनका स्वागत करना चाहूँगा। मैं सुरेश राजपूत इनके स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा। प्यार का कोई गीत सुनाओ, प्यार का कोई गीत सुनाओ, मेरी हार को आज जीत बनाओ, मेरी हार को आज जीत बनाओ। आज आए हो रहनुमा बनके हमारे, आज आए हो रहनुमा बनकर हमारे, अपने शब्दों से जीवन को संगीत बनाओ। अभिनंदन, स्वागत कि अपने मुखातिब से हमारे सभी साथियों का हौसला अफजाई करें। नारा लगाओ, तो कई देर से लगा नहीं, लगना चाहिए। ठीक है, मैं एक नारा बोलता हूँ, आप उसका जवाब देना। बताऊंगा नहीं आपने क्या बोलना है, देखा हूँ क्या बोलते हो कि नहीं। हमारा हक 35,400, हमारा हक 35,400, एक ही मांग 35,400, 35,400। भारत माता की जय। नारा आना चाहिए था पहले से। साथी दूसरे जगह दो जगह जाए। अब सारे साथी बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी बहुत हवा जाती। इस जिला के अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के मंत्री श्रीमान हवा सिंह जी, हमारे सीनियर साथी भाई मदन जी, PWD मैकेनिकल यूनियन के भाई रमेश यादव जी, हमारे मुनीश बेनीवाल जी, रूरल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और कर्मचारी साथी भाई और बहनों, आज आप 5 तारीख से धरने पर बैठे हैं। आज 16वां दिन हो गया बैठे, और हम 5 तारीख से बैठे हैं क्या? तो हम 5 तारीख से नहीं बैठे। हमने 18 जून को सरकार को करनाल में जाकर के
प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया था। हमने पहला ज्ञापन दिया था क्या? तो ऐसा भी नहीं है। उससे पहले भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी मांग से सरकार को अवगत कराया है। मित्रों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सरकार, जैसे साथी कह रहे थे कि सरकार को होश में आना पड़ेगा, सरकार को कर्मचारी की बात सुननी ही पड़ेगी। सरकार एक बात कह रही है, ये कलरक भाई करते क्या है? तो एक ही काम है, डायरी और डिस्पैच। मैं परसों करनाल में एक समाचार पढ़ा कि 200 करोड़ रुपए का पर डे का नुकसान हरियाणा में हो रहा है। कल रोहतक में था, वहां एक समाचार पढ़ा 30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर हम डायरी डिस्पैच वाले हैं तो हमारा काम क्या है? मेरे जैसा आदमी एक चिट्ठी लेकर के आ गया, उसको डायरी कर दो, और कोई अधिकारी को चिट्ठी साइन करके दे दे तो मेरे को उसको भेज दो। फिर इस नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है? काम रुका है, सरकार कह रही है लाइसेंस नहीं बन रहे, सरकार कह रही है जमीन की रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, सरकार कह रही है कि लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे। 10 बातें सरकार बता रही है, जिम्मेदार कौन है? डायरी डिस्पैच वाला तो जिम्मेदार है नहीं। इसका मतलब जिम्मेदार ये अधिकारी है जो निकम्मे है, जो काम नहीं करता। क्या बात है, तोड़ तो दिया फोन। हमको कोई लेटर बना के दोगे तब डिस्पैच कर देंगे, लेटर तुम बना नहीं रहे तब डिस्पैच किसको करें? झगड़ा तो वहां है, पर सच ये नहीं है मित्रों। सच ये है कि चिट्ठी लेकर, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग होती हो और चाहे वो मैनुअल प्रोसेसिंग होती हो, उसकी जो भी तरीका है ऑफिस का हो, आप उसको संबंधित अधिकारी तक पहुंचाते हो, तब संबंधित अधिकारी उस पर कोई निर्णय करता है। उससे पहले वो अधिकारी कुछ नहीं करता। और आप जिला मुख्यालय पर जो कर्मचारी साथी बैठे किसी भी महकमे के होंगे, वो 2, 4, 5 साथी मिल जाते होंगे काम करने वाले सहयोगी। और अगर कोई मेरा भाई ब्लॉक हेडक्वार्टर में बैठा है, कोई ब्लॉक हेडक्वार्टर में बैठा है, वह क्या हालत है? किसी भी महकमे में एक से दूसरा आदमी नहीं मिलता, एक से दूसरा कर्मचारी नहीं मिलता। सारे काम सुरेश जी बेटे, इनको एक बात ध्यान होगी, पुराने जमाने में एक बात कहा करते थे, बोला भाई क्या करते हो? बोला पीर बावर्ची भिस्ती कर। बोला देवता भी यही है, बावर्ची भी यही है, भिस्ती यानी पानी भरने वाला भी यही है, और खर मेहनत करने वाला गधा भी यही है। क्या बात, जमाने में ये कहावत चलती थी, बोला पीर बावर्ची भिस्ती कर। तो वो हमारा ब्लॉक में बैठा हुआ भाई, उसको सारे काम करने पड़ते हैं। अधिकारी कब आता है? अधिकारी से जब आप बात करते हो, वो कहते हो फाइल पे साइन करने तो आ जाऊंगा, इसके ऊपर कोई वेट है कि नहीं? अगर आप कहते हो जी वेट तो नहीं है, तो बोला कल ना देखा नहीं। और मेरा झगड़ा किससे होगा? मेरे मम्मू माथे कौन लगता है? तो आप बैठे हो। मैं तो आपको पूछता हूँ भाई क्या हुआ? आप कहते अधिकारी नहीं आया। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? सवेरे 10 बजे से ड्यूटी है, 5 बजे ऐसे कैसे हो सकता है? तूने फाइल साइन नहीं कराया। सच ये है कि अधिकारी आया नहीं। मतलब ये जो स्थिति है प्रदेश में, और एक बड़ी बात और है, यह अन्याय कब से शुरू हुआ? पहले वेतन आयोग में, दूसरे वेतन आयोग में, तीसरे वेतन आयोग तक मामला कुछ ठीक ठाक था। आप है, जेबीटी है, एमपीडब्ल्यू है, जेई है, इनका स्केल लगभग एक बराबर था।
चौथे वेतन आयोग में आकर के ये एक बड़ी गड़बड़ी शुरू हुई। आपका और जेबीटी का, आपका और जेई का, आपका और एनपीडब्ल्यू के वेतनमान में अंतर आता है। मुझे एक बात ध्यान है, जो पुराने साथी बैठे हैं बड़ी उम्र वाले, उनको ध्यान होगा, जो नए बच्चे उनको ध्यान नहीं हो सकता। 1988 में इस प्रदेश में छठे वेतन आयोग के मामले को लेकर के एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उसके माध्यम से छठा वेतन आयोग लागू हुआ था। किंतु उस समय से लेकर आज तक किसी ने भी कर्मचारियों के फिटमेंट की चिंता नहीं की। अगर उस समय से फिटमेंट की चिंता की होती तो उसमें थोड़ा फर्क था। 5वें में थोड़ा और बढ़ा हुआ, 6वें में थोड़ा और बढ़ा हुआ, 7वें में आकर के लगभग आधा रहेगा, 60% रहेगा, 35,400 और 19 यानी 35,000 का 20%, 60, 65, 70% रह गया। इतना बड़ा जो गैप आ गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार लोगों को विचार करना चाहिए कि हम इन बच्चों, और वास्तव में गलती कर रखी भी है। हमारे सीनियर साथी कभी अपनी मांग को लेकर के खड़े नहीं। इनका काम एक ही रह गया, रैली में जाओ, नारे लगाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो और घर आ जाओ। अगर ये सीनियर साथी कर्मचारियों की बात को लेकर खड़े होते तो अभी 2 साल पहले जो सैंक्शन बना था शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत नहीं पड़ती शायद। और अभी भी हुआ, जब आप लोग अपनी मांग की समर्थन लेने के लिए भिन्न भिन्न संगठनों के पास गए तो उन्होंने कहा भी एक मांग को लेकर हमें समर्थन नहीं। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि कर्मचारी की मांग है 1 और 2 हो। भारतीय मजदूर संघ हर शोषित कर्मचारी के साथ खड़ा होगा और उसकी मांग का समर्थन करेगा। आज एक मांग है, आज, किंतु ये अंतिम नहीं है। एक दूसरी बड़ी मांग मुंह बाएं सामने खड़ी है। ये जो सीनियर साथी ना हमारे रमेश जी जैसे, इनको तो उस मांग का असर नहीं है, क्योंकि ये 2005 से पहले की नौकरी में है। इनको तो पुरानी पेंशन मिल जाएगी 2005 से पहले के कारण, और कोई कारण नहीं। उम्र के कारण से पहले नौकरी में आ गए, इसलिए पहले मिल जाएगी। ये जो बच्चे बैठे हैं, जो 2018 में आए, 2020 में आए, इनको पुरानी पेंशन नहीं चाहिए क्या? इनकी भी कल को पुरानी पेंशन का झगड़ा सरकार के साथ होने ही वाला है। अभी 35,400 की बात है, कल पेंशन का झगड़ा होगा, परसों तीसरी बात को लेकर झगड़ा होगा, पर चौथी बात को लेकर झगड़ा होगा। हमको भी बाकी कर्मचारियों के जैसी बाकी 4 जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उस कर्मचारी को, अभी नहीं दे रही सरकार। हालांकि सरकार के कान पर चूर रेंगनी शुरू हो गई, क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि अगर 35,400 का वेतन मान के देंगे तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा सरकार पर। यह भी देश का दुर्भाग्य है कि कर्मचारी के वेतन को सरकारें बोझ मानती हैं। अगर एमएलए का तनख्वाह बढ़ाना हो तो ना पक्ष है ना विपक्ष है, ना इंडिपेंडेंट है ना कोई और है। आप मिलकर के समर्थन करेंगे एक चीज में, आइए ठीक है, तब बोझ नहीं पड़ता। बोझ पड़ता है कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ाने से। हमारी तनख्वाह अगर बोझ है, या हमारी तनख्वाह इस देश के विकास में लगने वाला पैसा है, सरकारों को सोचना चाहिए। यूं इधर उधर गलत बातें किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ना सरकार को करनी चाहिए ना हमको करनी चाहिए। और एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, हमारा झगड़ा किससे है? हमारा झगड़ा किसी
ना मनोहर लाल से है, ना कल हुड्डा से था, ना परसों चौटाला से था। बहुत ही सुंदर बात है। हमारा झगड़ा मुख्यमंत्री से है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जो नीति बन रही है, जो नीति बनाने वाले अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से झगड़ा है। आज ये है, कल इलेक्शन होगा, परसों कोई और आ जाएगा, वो कौन सा भला आएगा। पहले भी मेरे को एक साथी ने बताया एक साल को, बोले साहब हुड्डा साहब ने 7 नवंबर 2013 को ये चीज देने का फैसला किया था। बहुत अच्छी बात है, घर की वही काका लिखनिया मिला, किसी को मिला क्या? मिला किसी को कुछ नहीं। तो आप कुछ ही लिखे रखो अपने भाई खाते में, हमको इससे क्या फर्क पड़ता है। कल को ये सरकार भी फैसला कर ले, हम ये दे देंगे और ऑर्डर करें नहीं, कर्मचारी को मिले नहीं, तो क्या करेंगे उस ऑर्डर का? क्या करेंगे सरकार की लिखापढ़ी का? लिखापढ़ी तो वही काम आएगी जो ऑर्डर जमीन पर उतर करके आकर के कर्मचारी को मिलना शुरू होगा। जो लोग ये कहते हैं तनख्वाहें बोझ है, मित्रों विचार करना मेरी बात पर गंभीरता के साथ। आज आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए है, डीए छोड़ के, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो डीए मिलता है, महंगाई ना बढ़े तो डीए कोई नहीं। आज टमाटर 200 रुपये हो गया, दाल 100 रुपये, 150 रुपये हो गई, जीरा क्या भाव गया भगवान जाने। यानी रसोई का बजट गड़बड़ा गया। रसोई का बजट जब गड़बड़ाता है तो डीए बढ़ता है, नहीं तो डीए नहीं बढ़ाएगी कोई सरकार। इसलिए जब 20,000 रुपए में 2-3 सवाल करता हूँ आपसे, आप घर में अखबार मंगा सकते हो क्या? अपने बच्चों को कैब से स्कूल भेज सकते हो क्या? आप अपने बच्चों को अच्छा फल फ्रूट दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। अगर हमारी तनख्वाहें अच्छी होगी, तनख्वाहें ठीक होगी, तो अखबार भी पढ़ेंगे, बच्चों को फल फ्रूट भी देंगे, हमारे भी बच्चे कैब में स्कूल तक जाएंगे, हम भी बच्चों को अच्छे कपड़े देंगे, अच्छी ड्रेस देंगे। अगर हम अखबार खरीदेंगे तो किस रोड से खरीदेंगे? गली में हॉकर से ही तो खरीदेंगे। सब्जी फ्रूट खरीदेंगे तो रेडी वाले से ही तो खरीदेंगे। कैब वाला टैक्सी वाला ही तो है, वो कौन सा लैंडलॉर्ड आदमी है? उस गरीब का भी अगर भला करना हो तो अच्छी तनख्वाह देना कर्मचारी को, ये सरकार की बाध्यता है, ताकि देश के विकास में इसका पैसा बचे। कि सरकारों को, और एक बात और बताता हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, अभी ये कह रहे हैं, एक बात नहीं इन्होंने शुरू की है, आपके ध्यान में आया होगा, बोले इसलिए स्केल नहीं दिया जा सकता, आपकी क्वालिफिकेशन +2 है। पता नहीं है नौकरी में क्वालिफिकेशन का फंडा क्यों खड़ा। इन्होंने हरियाणा सरकार ने 4था हो, 5वां हो, 6ठा हो, 7वां हो, केंद्र सरकार का वेतन आयोग ही तो लागू किया है, अपना तो बनाया नहीं। केंद्र सरकार में ये बच्चे सारे गूगल करके मेरी बात को सर्च करना, हम और रमेश से पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भगवान जाने, पर ये बच्चे जरूर सर्च कर लेंगे। केंद्र सरकार में क्लर्क की नौकरी के साथ ये क्वालिफिकेशन जुड़ी हुई है क्या? या 2 शब्द है, LDC और UDC। फिर ये प्रदेश में +2 है जी, ग्रेजुएट है जी, ये मैट्रिक है जी, कहाँ से आ गई बात? आप जब उसकी नकल कर रहे हो तो पूरी नकल करो ना, ये बीच में नई नई बात क्यों खड़ी कर रहे हो? बीच में मित्रों, अगर मैं ये भी मान लूँ +2 है, एक निवेदन करता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, हमारे JBT के भाई जो कर्मचारी साथी है हमारे जैसे ही है, वो भी अपनी बात को लेकर लड़ते हैं। JBT साथियों की क्वालिफिकेशन क्या है?
+2 है, किंतु कह देंगे एक डिप्लोमा उनके साथ है जेबीटी का, आपके साथ है कि नहीं? तुम्हारा डिप्लोमा नकली और उनका डिप्लोमा ऐसा है क्या? अरे डिप्लोमा तुमने दिया भाई, हमने थोड़ी दिया है। कोई बाजार से खरीद कर थोड़ी लाए सब्जी मंडी की दुकान से। उस डिप्लोमे का सम्मान करो, कभी उससे बराबर वेतन दो। मित्रों, अपनी बात को लेकर हम लड़ रहे हैं। हालांकि अपनी बात पूरी करने से पहले मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूँ। 15 दिन के बाद सरकार के कान पर जू रेंगनी शुरू हुई है और कल 11 बजे एसीएस फाइनेंस ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विद उसने तल्लक साथियों के नेतृत्व को चंडीगढ़ में बातचीत के लिए बुलाया। वो भाई विक्रांत हो, भाई नेत्रपाल हो, बाकी साथी हो, जो भी आपके 5-7 साथी जाएंगे वार्ता करने के लिए, कल वो सारी बात एसीएस फाइनेंस से करेंगे। मुझे समाचार मिला तो मैंने कहा एसीएस फाइनेंस अकेला है या कोई और भी है? तो फिर मुझे बताया गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम वो भी इस मीटिंग में बैठेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम का मतलब होता है सीएम। सीएम आने से पहले इन सबको बुला करके अपनी सारी तैयारी पूरी करता है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि शायद कल सरकार आपके बारे में कोई पॉजिटिव निर्णय लेकर के हमारी टीम के सामने आएगी। अब या तो सरकार दे देगी और नहीं दे देगी तो भाई जैसे रमेश जी करते पीडब्ल्यूडी के साथ ही आएंगे, हमारे मदन जी का भारतीय मजदूर संघ के भाई, समूचे भारतीय मजदूर संघ को सरकार नहीं देगी तो फिर इस मैदान में उतारेंगे। ये बगैर मान्य नहीं। सरकार कहती है 3500 बहुत ज्यादा है। अरे मुंह तो खोलो, पता तो लगे। इसे एक बार जरूर किसी ने बता दी मुख्यमंत्री को जाकर के, पता नहीं किसने बता दी, परसों से सुनी मैंने। बोला 200-400 200-300 लोग धरने पर बैठे हैं। मैंने कल कहा रोहतक में, तो कहा मुख्यमंत्री जी इस चंडाल चौकड़ी को छोड़ करके अपने आंख कान खोल करके देखो कितने लोग बैठे हैं। शायद ये बात मुख्यमंत्री ने कही होगी और मुख्यमंत्री ने फिर अपनी रिपोर्ट मंगाई होगी और उस रिपोर्ट के आधार पर कोई निर्णय किया होगा। हालांकि सरकार ने पिछले हफ्ते भी आपके ये जिले के शायद है, वो ज्यादा जानकारी नहीं है, जवाहर यादव गुड़गांव रेवाड़ी यही कहीं के हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने ही बात की थी। उन्होंने एक नई बात खड़ी कर दी, बोला बाढ़ आ गई। मैं डेली डिश में डाल दिया है क्या? इसके बावजूद भी हमारे जिम्मेदार साथियों ने हड़ताल पर रहते हुए भी, क्योंकि गांव हमारा है, गांव में रहने वाले लोग हमारे और हम ही हैं, और बाढ़ का पानी आएगा तो हड़ताल वाले के नहीं जाना, रमेश जी घर में घुसना, ये निर्णय नहीं करता, वो सबके घर में घुसता है, सबके खेत में जाता है। तो हमारे साथियों ने हड़ताल पर रहते हुए भी इस बाढ़ कटान को रोकने में मदद की। घटना दुर्घटना हो गई तो हमारे बस की नहीं है। हॉस्पिटल से डिमांड आई कि 5-7-10 बोतल खून चाहिए। हमारे साथियों ने लाइन लगा दी। मैं वहां से 3 बजे निकला, तब तक 75 यूनिट ब्लड डोनेशन इन्हीं साथियों ने। क्या बात है। सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे।
मुख्यमंत्री जी वार्ता की टेबल पर आओ। और अच्छा ये है कि कल सरकार वार्ता की टेबल पर बैठेगी और आप उम्मीद करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। कई जगह साथियों ने हवन किए हैं सद्बुद्धि यदि सरकार की वृद्धि ठीक हो, इसके लिए आप लोगों ने भी किया, बाकी ने भी किया। और कल सरकार सद्बुद्धि के साथ बात करेगी। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया पवन जी ने। भारतीय मजदूर संघ उत्तर भारत। और ये समाचार भी मुझे तब मिला जब मैं यहाँ आने के बाद सरल केंद्र में 5 मिनट के लिए बैठने गया था, पानी वानी पीने के लिए, पेशाब वसाब करने के लिए। तब मुझे ये समाचार मिला है। भारत माता की जय।